नमस्कार दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स या फिर किसी अन्य डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड सारी जनरल इंफॉर्मेशन अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इन जनरल इंफॉर्मेशन में हो सकता है उनकी रैंक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का, फिर इंसिग्निया जो उनके बैजेस रहते हैं, शोल्डर्स में जो उनके इंसिग्निया होता है वो मालूम होना चाहिए। फिर कौन कौन से वे वेपन्स यूज़ करते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर इसके अलावा उनके कहाँ कहाँ पर हेडक्वार्टर्स मौजूद है, कितने हेडक्वार्टर्स मौजूद है, फिर कितने अलग अलग टाइप के इसमें ब्रांचेस है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस प्रेजेंटेशन में हम आपको एक इंडियन एयरफोर्स की पूरी जनरल इंफॉर्मेशन देने जाएंगे। उसमें एक छोटा सा उसका ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम इनके रैंक स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और फिर एयरफोर्स को कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं हम ये देखेंगे। साथ ही साथ हम कुछ अन्य जानकारी देखेंगे कि किन किन ऑपरेशंस में, किन किन वॉर्स में इन्वॉल्व हुआ है इंडियन एयरफोर्स, ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स, इसका अगर हम इस हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री एविएशन, तो ये लगभग 1914 में हमें देखा जा सकता है, जब सीतापुर में इंडियन फ्लाइंग स्कूल की शुरुआत की गई। तो उस वक्त जो ऑफिसर्स होते आर्मी के, ये इस यूनिट में सर्व करते थे और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। फिर और इसके साथ ही साथ एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स की इस स्क्वाड्रंस को भी बनाया गया। हालांकि उसमें ब्रिटिश के पायलट्स हुआ करते थे, भारतीयों को उसमें अलाउ नहीं था कि आप एज अ एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सके। फिर 1925 में स्कीन कमेटी आई, जिन्होंने रिकमेंड किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसे कदम बढ़ाए ताकि हम इंडियन आर्मी को का एक एयर आर्म जो एयर वॉरफेयर में इन्वॉल्व हो सके, मतलब एयर के ऑफेंसेस या डिफेंस कर सके, ऐसे एक विंग को राइज करना चाहिए। ये फिर इसके साथ ही 6 भारतीयों को सेलेक्ट किया गया कि वे क्रैनवेल, जो कि ब्रिटिश में मौजूद है, वहाँ के रॉयल एयरफोर्स कॉलेज में वो ट्रेनिंग ले सके। फिर इसके साथ शुरुआत हुई इंडियन एयरफोर्स की एक इंडिपेंडेंट विंग की। अब जानते तो एयरफोर्स का फॉर्मेशन ऑफिशियली देखा जाए तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ, जो कि एक ऑक्सिलरी विंग हुआ करती थी रॉयल एयरफोर्स इंग्लैंड की। अब जो नंबर 1 स्क्वाड्रन है वो 1 अप्रैल 1933 को लॉन्च की गई, जिसमें हमने देखे थे कि शुरू के जो 6 एयरफोर्स ऑफिसर्स थे उन्हें ट्रेनिंग दी गई। साथ ही साथ 19 सिपाही, हवाई सिपाही जिन्हें बोला जाता था, उनको ट्रेन किया गया। उनके पास उस वक्त 4 वेस्टलैंड वेपैटी एयरक्राफ्ट हुआ करते थे। फिर आज़ाद भारत में एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने और ये उन्होंने पद 1 अप्रैल 1954 को हासिल किया। तब से लेके आज तक एयरफोर्स ने हमारी बॉर्डर तथा हमारे एयर डोमेन को बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षित रखा। अब 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन एयरफोर्स ने अपने पहले आर्मी के ट्रूप्स को श्रीनगर में डिप्लॉय करने में एक सफलता पाई। और ये वो दौर था जब पाकिस्तान
कश्मीर में इन्वेशन करने में लगा हुआ था। तो 27 अक्टूबर 1947 को एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को श्रीलंका में डिप्लॉय किया, जो आगे चल के जम्मू एंड कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से को पाकिस्तान से बचा पाने में सफल हो पाई। फिर हमने 1960 में इसका उपयोग देखा, जब उन्होंने एक लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट होता है कि 1962 का जो इंडो चाइना वॉर हुआ करता था, उसमें एयरफोर्स का उपयोग क्यों नहीं किया गया। अगर हम उस वक्त एयरफोर्स का प्रयोग करते तो हो सकता है कि हम वो इंडो चाइना वॉर जीत सकते थे। ये एक डिबेट का मुद्दा है, इसे हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। हालांकि उस वॉर में सिर्फ इन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया, अर्थात सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि उनके वेपन्स को सप्लाई करना, उनके खाने की फूड प्रोडक्ट्स सप्लाई करना, उनके अन्य इक्विपमेंट्स को सप्लाई करना आर्मी को। फिर 1965 का इंडो पाक वार हुआ, जिसमें भारत ने न सिर्फ अपने हवाई एरिया को सुरक्षित रख पाया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के जमीन में स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग भी करी। इसमें एक बहुत ही बड़ा ये सफलता का विषय है कि हमारे पास जो इंफीरियर एयरक्राफ्ट्स थे, जैसे कि ग्नैट्स था, मिस्टर्स, हंटर्स, ये एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तान के पास सैबरे एयरक्राफ्ट थे, ये इससे ज़्यादा अपग्रेडेड थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को यूएस डायरेक्ट आर्म्स प्रोवाइड करता था, एयर प्रोवाइड करता था। तो यूएस के द्वारा उन्हें अच्छे क्वालिटी, उच्च दर्जे के एयरक्राफ्ट मिले थे। उसी में से एक था ये सैबरे, जिसे भारत के ग्नैट्स, जो कि एक इसके कंपेयर में, सैबरे के कंपेयर में एक निम्न दर्जे का फाइटर क्राफ्ट माना जाता है, उन्होंने अपने से सुप्रीम को मार गिराया। फिर हमने एक इंडियन एयरफोर्स के वर्चस्व को 1971 के लिबरेशन वॉर में उसकी असली ताकत देखी, जब उन्होंने अपने भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों को सिक्योर रखने में सफलता की। फिर इसके अलावा हमने ऑपरेशन कैक्टस, जो कि मालदीव का क्राइसिस उठा था 1988, उसमें इसका प्रयोग किया। ऑपरेशन सफेद सागर में प्रयोग किया, ऑपरेशन पराक्रम में भी प्रयोग किया। अब जो भारत के इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि वे अपने देश को डिफेंड करे और हमारे एयर स्पेस को खतरों से बचाए, साथ ही साथ इंडियन आर्मी और नेवी के साथ कोऑर्डिनेट जमाए। फिर ये साथ ही साथ सरकारों को मदद करती है, जब भी किसी प्रकार की प्राकृतिक त्रासदी घटित होती है या फिर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस होता है। अब जबकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बदल रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ते जा रही है, तो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स ने बहुत से लाखों भारतीयों को एवं भारत के बाहर के नागरिकों को भी उनके देशों में मदद पहुंचाई है, राहत पहुंचाई। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स इन प्रभावित एरिया में सप्लाईज प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्वच्छ जल, खाद्य सामग्री, फिर कुछ रहने के लिए बेसिक चीज़ें। अब हम मोटो देखते हैं इंडियन एयरफोर्स का, जो कि है नभम स्पृशम दीप्तम, अर्थात टच द स्काई विद ग्लोरी। यह भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, जिसे लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया, कि उन्होंने ये संदेश दिया कि टच द स्काई विद ग्लोरी। अब देखते क्या इंसिग्निया इंडियन एयरफोर्स का। तो ये एक राउंडल, इंडियन एयरफोर्स का ये राउंडल है। इसे आप इसके एयरक्राफ्ट में हम जरूर देखे होंगे।
फिर ये एक स्क्वायर या फिर क्वाड्रिलेटरल शेप में भी एक है। अब ये है हमारे भारत का एक फ्लैग, इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग। तो अगर फ्लैग को हम देखें तो इसमें ब्लू कलर का एक प्लेन फ्लैग है जिसमें कि नेशनल फ्लैग को यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया है, फिर एक राउंडल को रखा गया है। इस डिजाइन को 1951 में अडॉप्ट किया गया। अब हम एयरफोर्स की ब्रांचेस को देखेंगे। इसमें आते फाइटर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेलीकॉप्टर। अब ग्राउंड ड्यूटी को देखते हैं, इसमें आते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ग्राउंड ड्यूटी देखते हैं नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में। इनमें हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन एवं मीटियोरोलॉजी। अब हम इसके अगर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन एयरफोर्स या फिर सारे आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक सुप्रीम कमांडर माना जाता है उन्हें, और साथ ही साथ उन्हें एक नेशनल कमांडर इन चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी कहा गया है। अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ वो रैंक है जो कि एयर चीफ मार्शल की रैंक होती है। तो ये इंडियन एयरफोर्स के कमांडर होते, हेड होते हैं। अब भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मौजूद है। अब हमारे पास 7 कमांड्स है जिसमें कि 5 ऑपरेशनल है और 2 एडिशनल है। इन कमांड्स के अंतर्गत विभिन्न स्टेशंस है और यूनिट्स है जो कि विभिन्न स्थानों में मौजूद है। देखते हैं कौन कौन से एक 7 कमांड्स है। वेस्टर्न एयर कमांड, यह है दिल्ली में स्थित। सेंट्रल एयर कमांड है इलाहाबाद। ईस्टर्न एयर कमांड है शिलोंग में। अब साउथ वेस्ट एयर कमांड है गांधीनगर। साउदर्न कमांड है तिरुवनंतपुरम। ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु। मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में। अब अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो कमांड्स होता है जो कि हेड, जिससे कंट्रोल किया जा सकता है या रूल किया जाता है एयर मार्शल के द्वारा, और उनको यहाँ पर इन कमांड्स के हेड होते हैं जिन्हें बोला जाता है एयर ऑफिसर कमांडर, कमांडिंग इन चीफ, AOCIC। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन कमांड्स की मेंटेनेंस के लिए, और साथ ही साथ इन फोर्सेस को, वहाँ के फोर्सेस, एयरक्राफ्ट, वेपन्स तथा मैन पावर को लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रखे। अब इसके नीचे अंतर्गत आते हैं विंग्स जो कि कमांड किए जाते हैं एयर कमोडोर के द्वारा, और उनका डेजिग्नेशन होता है एयर ऑफिसर कमांडिंग, AOC। अब जब विंग्स होते हैं इनमें 2 या 3 स्क्वाड्रन मौजूद होते हैं और कुछ हेलीकॉप्टर यूनिट होते हैं। साथ ही साथ इनमें फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट्स होता है। अब हम स्टेशंस को देखें तो हर एक ऑपरेशनल कमांड्स में लगभग 9 से 16 बेस स्टेशन होते हैं। जितना छोटा जो कि विंग्स से छोटे होते हैं स्टेशंस, और ये ग्रुप कैप्टन के द्वारा कमांड किए जाते हैं। स्क्वाड्रन क्या होती है? एक फील्ड यूनिट होती है और ये हर एक स्टैटिक लोकेशंस में अटैच की जाती है। अब एक फाइटर स्क्वाड्रन के अंतर्गत 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिसे विंग कमांडर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब जो ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर यूनिट्स होते हैं वे ग्रुप कैप्टन के रैंक के ऑफिसर के द्वारा कमांड किए जाते हैं। फ्लाइट्स की बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक सेक्शंस होते हैं फ्लाइट्स के, जो कि कमांड किए जाते हैं स्क्वाड्रन लीडर के द्वारा। और सेक्शन होता है सबसे छोटा यूनिट जिसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट के द्वारा लीड किया जाता है, सेक्शन। अब हम इसके रैंक को देखेंगे।
जो एयरफोर्स की ड्रेस होती है, इनकी यूनिफॉर्म होती है, उनके शोल्डर्स में ये स्लीव्स मौजूद होती है। इन स्लीव्स को अगर हम जूम करके देखा तो इस प्रकार से इसमें अलग अलग स्ट्रिप्स होती है। तो हम अगर देखें फ्लाइंग ऑफिसर, तो इनकी स्लीव में एक स्ट्रिप होती है जिसमें दो ऊपर ब्लैक और बीच में ब्लू, डार्क ब्लू। फ्लाइट लेफ्टिनेंट में दो स्ट्रिप है, स्क्वाड्रन लीडर में दो स्ट्रिप है, उसके बीच में एक ब्लू स्ट्रिप। विंग कमांडर तीन स्ट्रिप, ग्रुप कैप्टन चार स्ट्रिप, एयर कमांडर की एक वाइड विड की स्ट्रिप रहती है। एयर वाइड वाइस मार्शल में क्या होती है, ये जो चार चीजें ये रिपीट होने लगती है यहाँ पर। तो पहले ये वाइड स्ट्रिप के बाद एक नैरो स्ट्रिप आई वाइस मार्शल की, फिर एयर मार्शल में दो स्ट्रिप, एयर वाइस मार्शल और मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो हमें याद रखना है कि मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक सेरेमोनियल रैंक होती है जो उनको दी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीनियर होते हैं और उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल, बहुत ही एक्सेप्शनल काम किए होते हैं। तो अ, भारत में सिर्फ एक ही एयर मार्शल हुए हैं। तो मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स वो थे अर्जन सिंह। इनके पास चार स्ट्रिप्स होती है, साथ ही साथ ये बैटन कैरी करते हैं। इसके बारे में हमने एक अलग लेक्चर बनाया जिसमें हमने मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, साथ ही साथ आर्मी के भी मार्शल की बात की है, फील्ड मार्शल की। हमें ये रैंक बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि अक्सर एसएसबी के इंटरव्यू में ये रैंक की हायरार्की पूछी जाती है। साथ ही साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो हायरार्की रहती है उसे आपस में कंपेयर करने को बोला जाता है, जैसे कि विंग कमांडर के इक्विवेलेंट नेवी में कौन सा रैंक है, फिर एयर कमांडर के इक्विवेलेंट आर्मी में कौन सा रैंक है, एयर मार्शल के इक्विवेलेंट कौन सा है। तो ये हमें याद रखना है। तो इससे रिलेटेड एक अन्य वीडियो बनने जाएगा। तो हमने ये ऑफिसर्स की रैंक देखी। ये होते फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर आते स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल। अब हम जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे। तो उनमें होते हैं, ये एक सीनियर ऑफिसर होते हैं मास्टर वारंट ऑफिसर। तो आप इनका ये इंसिग्निया देख सकते हैं जिसमें यहाँ दो स्ट्रिप मौजूद है और बीच में स्क्वायर में, सॉरी सर्कुलर शेप में बैज मौजूद है। फिर है हमारे पास वारंट ऑफिसर, इसमें यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रिप हो गई है, सेम बैज है। जूनियर वारंट ऑफिसर में है, यहाँ पर स्ट्रिप मौजूद नहीं है। अब अगर हम आर्म्स की बात करें तो एनलिस्टेड पर्सनल्स होते हैं, उनमें सर्जेंट आते हैं। ये देखिए इनमें तीन स्ट्रिप मौजूद है और ये यहाँ पर ये गरुड़। फिर कॉर्पल में दो स्ट्रिप, लीडिंग एयरक्राफ्ट में यहाँ ये पंखे बने, दो ठोक पंखे हैं। एयरक्राफ्टमैन में सिर्फ एक गरुड़ पक्षी। हमने इसकी हायरार्की देखी, सबसे ऊपर था मास्टर वारंट ऑफिसर, उसके नीचे जूनियर वारंट ऑफिसर। एनलिस्टेड रैंक को भी हमने देखा था, सर्जेंट, फिर कॉर्पोरल, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन और जूनियर में है एयरक्राफ्टमैन। अब हम देखेंगे अपने विमानों को, कौन कौन से हमारे पास एयरक्राफ्ट मौजूद है और उन एयरक्राफ्ट की एक जनरल छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टी रोल फाइटर्स और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। मल्टी रोल ऐसे फाइटर्स होते हैं जिन्हें बहुत से मल्टी रोल्स में उपयोग किया जाता है, बहुत अन्य अन्य रोल्स में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑफेंस में भी, फिर डिफेंस में भी, और साथ ही साथ इनका मल्टी रोल फाइटर्स ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिन्हें अन्य विभिन्न टेरेंस में यूज किया जाता है।
अब स्ट्राइक एयरक्राफ्ट वो होते हैं जिनका उपयोग हम वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय ट्रूप्स को एक साथ के निकालने के लिए या उन्हें डिप्लॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करने के लिए उपयोग होता है। तो है हमारे पास सुखोई SU-30 MKI। इसके अगर हम कॉकपिट में देखें तो यहाँ पर 2 सीट मौजूद है, मतलब एक पायलट होता है और उनके साथ एक असिस्टेंट होते हैं। तो ये एक ट्विन सीटर ट्विन इंजन है, 2 इंजन है इसके। फिर ये मल्टी रोल भी है और ये रशिया के द्वारा निर्मित किया गया है। अगर हम इसमें वेपन को देखें तो 1x30 मिलीमीटर की एक GHS गन को कैरी करता है। साथ ही साथ ये 8000 किलो के एक्सटर्नल आर्म्स को भी कैरी कर सकता है। साथ अब ये बहुत से विभिन्न वैरायटीज की मीडियम रेंज गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल्स को भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम एक्टिव या सेमी एक्टिव रेडार तथा होम कमिंग मिसाइल्स को क्लोजली डिटेक्ट कर पाए। इसकी स्पीड है मैक्सिमम 2.35 मैक। 1 मैक इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड विच कैन ट्रैवल इन 1 सेकेंड। तो ये 2.35 मैक की रफ्तार से दौड़ पाता है। अब है MiG-29। इसे एक निकनेम दिया गया है बाज अर्थात हॉक। तो ये एक एयर सुपीरियर फाइटर है जिसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है सुखोई 30 MKI के बाद। अब ये एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है लेकिन इसमें 2 इंजन है। ये भी रशिया के द्वारा निर्मित है। इसकी स्पीड हमने देखी 2.3 मैक, सुखोई की थी 2.35। अब ये अपने साथ कैरी कर सकता है 30 मिलीमीटर की कैनन को, जिसमें 4 R60 क्लोज कॉम्बैट तथा 2 R27 मीडियम रेंज रडार गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। अब हम देखेंगे डसॉल्ट मिराज 2000 को, जिसे बोला जाता है वज्र। ये है मिराज। ये एक सिंगल सीटर एयर डिफेंस क्राफ्ट है, फ्रेंच के द्वारा निर्मित, फ्रांस। अब ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। इसकी स्पीड है 2.3 मैक। अब ये 30 मिलीमीटर के कैनन्स इसमें इंटीग्रेटेड होते हैं। फिर साथ ही साथ इसमें मीडियम रेंज के और साथ ही साथ 2 मिसाइल्स, क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स इसमें फिट किए जा सकते हैं। MiG-29 इसे फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता है। तो MiG-21 वही एयरक्राफ्ट है जिसे हमारे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन ने प्रयोग किया था हाल ही में 27 अक्टूबर 2019 को पठानकोट उरी अटैक के बाद। इसे साथ ही साथ बोला जाता है बाइसन। तो ये सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2.1 मैक। ये 23 मिलीमीटर के 2 बैरल्स को कैरी कर सकता है, 2 बैरल कैनन्स को। अब साथ ही साथ R4 R60 को भी कैरी कर सकते हैं, जो कि क्लोज कॉम्बैट में प्रयोग किए जाते हैं।
अब हम देखेंगे भारत में निर्मित हाल तेजस हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया तेजस, तो ये मिग 21 को रिप्लेस करेगा। अब इंडियन एयरफोर्स में तेजस की जो पहली यूनिट है वो स्क्वाड्रन नंबर 45 में डिप्लॉय की गई है। शुरुआत में इन्हें बेंगलोर में रखा गया था, फिर जो पहली स्क्वाड्रन है इसे मूव किया गया इसके होम बेस में जो कि तमिलनाडु के सूलूर में। हमने देखा ये बेंगलोर कैसा कमांड था, ट्रेनिंग कमांड था। अब हम देखेंगे जैगवार को, इसे शमशेर का निकनेम दिया गया जो कि ट्विन इंजन है, सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। अब इसकी खासियत ये कि डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। अभी एंग्लो फ्रेंच ओरिजिन का है जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 1.3 मैक। राफेल जो कि न्यूज में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, यह डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाई गई जो कि एक फ्रेंच कंपनी है। अब जो पहला बैच है इन राफेल का, ये कहाँ पर डिप्लॉय किया गया है? स्क्वाड्रन नंबर 17 जो कि अंबाला एयरबेस में लोकेटेड है। इसे गोल्डन एरो बोला जाता है। स्क्वाड्रन नंबर 17 का एक निकनेम है गोल्डन एरो। अब हम हमारे हेलीकॉप्टर्स के बारे में देखेंगे। तो पहली अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन भारत ने कब रेस की थी? 1 नवंबर 1983 को। तो स्क्वाड्रन 125 एच नाम है इनका, जिन्हें ग्लेडिएटर के नाम से भी जाना जाता है। इनके पास MI-25 हेलीकॉप्टर गनशिप हुआ करते थे। अब हम देखते हैं अपने फिलहाल के मौजूद हेलीकॉप्टर्स। तो है अपाचे NAH-64, ये रहा अपाचे NAH-64 जो विभिन्न प्रकार के वेपन्स को डिलीवर कर सकता है। एयर टू सरफेस मिसाइल फायरिंग में इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर इनमें 70 मिलीमीटर के हाइड्रो रॉकेट्स होते हैं और एयर टू एयर स्ट्रिंगर मिसाइल्स भी होते हैं। अपाचे में एक 30 मिलीमीटर का चेन गन होता है जो कि 1200 राउंड फायर कर सकता है। इसमें फायर कंट्रोल रडार मौजूद होता है जो कि 360 डिग्री का कवरेज देता है, और साथ ही साथ इसमें एक नोज माउंटेड सेंसर मौजूद है। यहाँ पर एक सेंसर होता है जो कि टारगेट को एक्वायर करने तथा नाइट विजन सिस्टम का कार्य करता है। तो अपाचे MI-35 के फ्लीट को रिप्लेस कर देगा 2019 में। अब हम देखते हैं MI-35 को। ये कैसा ट्विन इंजन टर्बोशाफ्ट असॉल्ट एंड एंटी आर्मर एयर हेलीकॉप्टर है जो कि एक 8 पर्सनल्स को कैरी कर सकते हैं। फिर इनमें ये गन मौजूद है, 4 बैरल मौजूद होती है रोटरी गन की। फिर 1500 किलोग्राम का एक एक्सटर्नल ऑर्डिनेंस मौजूद होता है। अब हम देखेंगे चिनूक, US के द्वारा निर्मित चिनूक CH-47 इसका ये वर्जन है। तो ये कैसा ट्विन इंजन टेंडम रोटर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसे 15 मार्च 2019 को इंडक्ट किया गया था एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में। तो ये एक प्रकार का फुली इंटीग्रेटेड डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें मौजूद है
एडवांस्ड कार्गो हैंडलिंग कैपेबिलिटीज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स। अब ये मिलिट्री तथा नॉन मिलिट्री लोड्स को एयरलिफ्ट कर सकता है लिमिट रिमोट लोकेशंस में। हम देखेंगे अब Mi-26। ये रहा Mi-26। एक भी एक ट्विन इंजन है, टर्बोशाफ्ट है, रशिया के द्वारा निर्मित। तो ये लगभग 70 कॉम्बैट इक्विप ट्रूप्स, मतलब अपने वेपन गियर्स के साथ 70 ऐसे फाइटर्स को ये कैरी कर सकता है। साथ ही साथ 20,000 किलो के पेलोड्स को ये कैरी कर सकता है। इनकी मैक्सिमम स्पीड है 295 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं Mi-17 को। तो इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स का प्रयोग किया गया है, जो कि रडार्स, सेंसर्स तथा अन्य डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किए करते हैं। फिर इसमें ग्लास के कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशंस को भी प्रयोग किया गया। इसमें मौजूद है स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशनल इक्विपमेंट्स है, एवियोनिक्स, वेदर, मौसम के रडार भी मौजूद है। हम देखेंगे अब हाल ध्रुव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट ध्रुव। तो अगर आप यूट्यूब में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसमें वहाँ के स्टेशन को दिखाया जाता है, उनके फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। उसमें उनके द्वारा निर्मित जितने भी मॉडल्स हैं उन सब का एक मॉडल्स वो लोग प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें ये हाल हाल ड्रूफ देख सकते हैं आप, तेजस शो करता है तथा इनके द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो निर्माण किया जा रहा है तथा अन्य जितने भी मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं एयरक्राफ्ट वो उन्हें प्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मौका मिले तो आप बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का, तो आप वहाँ विजिट करिए। आपको वहाँ इन सभी मॉडल्स को आपको से देखने को मिलेगा, साथ ही इनकी एक अच्छी ब्रीफ डिटेल भी जानने को मिल सकेगी। तो ये एक प्रकार का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, 2002 में इसे सर्विस में लाया गया। आर्मी तथा एयरक्राफ्ट दोनों इसका प्रयोग करती है। अब हम देखते हैं हाल चेतक। ये कैसा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, सिंगल इंजन है इसमें। तो इसे फ्रांस के द्वारा निर्मित किया गया। 6 पैसेंजर्स आ सकते हैं इसमें। अब हम हमारे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो इसमें आता है C-130J, जिसे हरक्यूलिस भी बोला जाता है। तो एक ऐसे 4 इंजन टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये विभिन्न फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि ड्रॉप करना। आपने देखा होगा कि वीडियो या फिर टेलीविज़न में कि जितने ट्रूपर्स होते, पैरा ट्रूपर्स, ये लोग पैराशूट से ही छलांग मारते हैं बहुत अधिक संख्या में। तो इन सभी को डिप्लॉय करने के लिए इन्हें वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए इस विमान का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो हैवी, बहुत ही ज़्यादा अधिक वजनों का जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े टैंक्स, फिर जो जीप होती है इनकी, और अन्य व्हीकल्स होते हैं, इन्हें भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फिर जब कैजुअलिटी इवैक्यूएशन होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा जब सैनिक घायल हो गए तो उन्हें वहां से इवैक्यूएट करना। अब ये इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि ये
लो लेवल के एरिया में भी फ्लाई कर सके, लो एल्टीट्यूड में। तो ये लुकहेड मार्टिन के द्वारा डिलीवर किया गया था पहली बार 2010 में। तो इसका नाम है लॉकहेड मार्टिन C-130J। अब C-17 के बारे में देखते हैं। तो ये ऐसे पेलोड्स को कैरी कर सकता है जो कि 40 से 70 टन के वजन होती है, तथा ये लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कि 4000 से 9000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस एक सिंगल फ्यूलिंग में ट्रैवल कर सके। IL-76 इसे हाथी बोला जाता है। तो ये एक 4 इंजन हैवी ड्यूटी लॉन्ग हॉल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है रशियन ओरिजिन का, जिसका मैक्सिमम स्पीड है 850 किलोमीटर पर आवर। इसमें ये 2 कैनन होते हैं, टेल टरेंट होते हैं। इसकी एक अच्छी हैवी कैपेसिटी में लगभग 225 पैराट्रूपर्स को कैरी कर सकता है। साथ ही साथ 40 टन के फ्रेजिट्स को या फिर व्हील्ड या फिर ट्रैक्ड आर्मर व्हीकल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब हम देखेंगे AN-32 को। ये एक है ट्विन इंजन या टर्बो प्रॉप मीडियम टैक्टिकल रशियन ओरिजिन के द्वारा बनाया गया। इसमें 5 क्रू को लाया जा सकता है, 5 क्रू को, जिनमें लगभग 40 पैराट्रूपर्स होते हैं, उन्हें कैरी कर सकता है ये AN-32। अब कुछ अन्य एयरक्राफ्ट्स को देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के लिए ये बनाया गया है A-50EI, फिर DRDO के द्वारा AEWCS। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। फिर रिकॉनिसेंस के लिए ड्रोन है हमारे पास, हेरोन और सर्चर 2। ट्रेनिंग के लिए हमारे पास है पिलाटस C-7 MK2। फिर HJT-16 किरण, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा निर्मित है। फिर हमारे पास है हॉक MK-132। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारे पास है CH-47F चिनूक। फिर हमारे पास है बोइंग 737, ERJ-135, DO-228 और HS-748। टैंकर्स हमारे पास है IL-78 MK1। अब हम एक बहुत ही ज़्यादा खास यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशल फोर्सेस को। इंडियन भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल फोर्स है गरुड़ कमांडो। इसमें लगभग इस वक्त 1500 पर्सनल मौजूद है 2004 तक। तो इनका ओरिजिनली बोला जाता था इन्हें टाइगर फोर्स, जिसे चेंज करके का नाम कर दिया गया गरुड़ फोर्स। तो इन्हें क्रिटिकल एयरफोर्स बेसिस को प्रोटेक्शन करने के लिए, उनके इंस्टॉलेशंस के लिए तथा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में इनका प्रयोग किया जाता है। और वॉर के साथ ही साथ जब पीस का टाइम होता है या बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल सिचुएशंस होती है, उस वक्त भी गरुड़ कमांडोज का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक आर्म एयरफोर्स के ऑफिसर्स या फिर वहाँ के फौजियों से ये ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग होती है तथा इन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग किया जाता है कि ये एक आर्म सोल्जर से ज़्यादा स्किल्स अपने का प्रयोग कर पाए। साथ ही साथ ये हिस्सा होते हैं यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस में भी। अब इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा, डिफेंस बाय ऑफेंस, डिफेंस बाय ऑफेंस।
आप यूट्यूब में सर्च करिए ज्योति प्रकाश निराला के बारे में, गरुड़ कमांडो है ये। तो इन्हें अशोक चक्र चक्र से सम्मानित किया गया था 2018 में। तो इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में कुछ घुसपैठिए आए थे, उनसे इन्होंने हाथापाई में इनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। हाँ, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। एक यूट्यूब में एक रिकमेंडेशन है कि ज्योति प्रकाश निराला की एक के ऊपर एक वीडियो बनाया गया है। हिंदू लिबरल करके एक चैनल है, HINDU फिर स्पेस लिबरल LIBERL। तो इनके द्वारा गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला के शौर्य की गाथाएं प्रस्तुत की गई है। आप उसे जरूर देखिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।